हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 25 नवंबर 2024 के 3 प्रमुख मुद्दों और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें से पहला मुद्दा है अमेरिका में गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसको लेकर वहाँ के अमेरिकी न्याय विभाग ने एक कोर्ट में एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें गूगल को विभाजित करने और उसका जो गूगल क्रोम है उसको बेचने का सुझाव दिया गया है। यह जो बात कही गई है यह है कि अगस्त माह में उसी एक संघीय न्यायालय ने गूगल को एकाधिकारवादी या मोनोपोलिस्टिक का जो है एक निर्णय दिया है कि गूगल के कार्य मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है और इसे रोकने के लिए सुझाव देने की मांग डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से की गई थी, तो उसको समझेंगे। दूसरा मुद्दा है कि भारत में खेतों में आग की घटना और जो वायु प्रदूषण है उसको लेकर विवादित आंकड़े आ रहे हैं। जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा 2021 में संसद के अधिनियम के द्वारा एक कमीशन, एक आयोग बना था CAQM, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके द्वारा ये कहा गया है कि पिछले सालों की अपेक्षा जो है किसानों द्वारा आग लगाने की घटना में कमी आई है, जबकि आंकड़े बता रहे हैं जो उपग्रहों के कि ये संख्या बढ़ी है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज उसे याचिका भी हलफनामा भी दायर करना है, तो इसको हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं क्या मामला है। तीसरा मुद्दा है कि वैश्विक स्तर पर जलवायु वित्तीयन या क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर क्या पहल हुई है या क्या विवाद है, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे और इसी पर आधारित 5 प्रश्न रहेंगे जिसको हम देखेंगे। देखिए, ये गूगल, हम आप क्लास भी ले रहे हैं तो गूगल के ही एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे ले रहे हैं और मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो गूगल की किसी न किसी चीज़ से जुड़ा ना हो, अगर वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन गूगल की यही प्रसिद्धि, यही उसका विस्तार उसके मोनोपोलिस्टिक या एकाधिकारवादी बिहेवियर को दर्शाता है। उसको लेकर 15-20 राज्यों द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा जो है अमेरिका के वहाँ के एक फेडरल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि ये एंटी ट्रस्ट बिहेवियर गूगल कर रहा है और उसको लेकर अगस्त में एक फैसला सुनाया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि गूगल का बिहेवियर एकाधिकारवादी है और उसको लेकर सुझाव मांगा गया था राज्यों से, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से, कि क्या क्या किया जा सके जो इसका बिहेवियर, एकाधिकारवादी बिहेवियर बदला जा सके। तो उसको लेकर यह बात आई है कि सुझाव दिया गया है कि गूगल को विभाजित कर दिया जाए या और इसके जो क्रोम है उसको बेच दिया जाए। गूगल का जो सर्च इंजन क्रोम है उसको बेच दिया जाए किसी दूसरे पार्टी को, और भी कई सारे सुझाव इसमें दिए गए हैं। निश्चित रूप से ये टेक इंडस्ट्री या टेक जियांट जैसे गूगल को, मेटा को, अमेजन के लिए एक नज़ीर हो सकता है। अगर अमेरिका में ये बिहेवियर होता है तो भारत जैसे देशों में भी इनके द्वारा जो मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर किया जा रहा है उसको रोकने में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं इस मामले को। देखिए, चर्चा में क्यों है। अमेरिकी न्याय विभाग या इसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यह संघीय न्यायाधीश से गूगल को विभाजित करने का आग्रह इसमें किया गया, जिसमें कंपनी के ऑनलाइन खोज बाजार निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले क्रोम को भी बेचने की मांग की गई है। यानी जो ऑनलाइन खोज बाजार है, सर्च इंजन है, जिसमें क्रोम की मोनोपोली है, उसको दूसरे को बेचने की भी इसमें बात की गई है। यह विभाग ने 23 पन्नों का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिसमें व्यापक सुधारात्मक उपायों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें डाटा साझा करने और प्रतिस्पर्धियों को खोज परिणामों तक पहुंच प्रदान करने की बात इसमें कही गई है। अगर हम देखें कि ये जो निर्णय लिया गया है ये एक ऐतिहासिक एकाधिकारवादी विरुद्ध निर्णय था। अमेरिका में एकाधिकार के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे कंपटीशन लॉ है ना, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा विधेयक अधिनियम है, अमेरिका में एक एंटी ट्रस्ट लॉ है। तो उसी के खिलाफ, उसको लेकर जो है संघीय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या न्याय विभाग वहाँ का जो संघीय स्तर पे है और कई सारे राज्यों ने, करीब 7-8 राज्यों ने वहाँ के एक फेडरल कोर्ट में एक मामला, डिपार्टमेंट ऑफ कोलंबिया के फेडरल कोर्ट में एक मामला दर्ज किया गया था डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में, और उसमें एक फैसला सुनाया गया था जज अमित मेहता द्वारा कि गूगल एक एकाधिकारवादी है, मोनोपोलिस्टिक है। इसने अपना अधिकार बनाए रखने के लिए एकाधिकारवादी तरह से काम किया है। और जज मेहता ने अपने फैसले में अमेरिकी न्याय विभाग और 2020 में अविश्वास का मामला लाने वाले राज्यों से
गूगल के सर्च इंजन एकाधिकार को कैसे ठीक किया जा सके, इसको लेकर सुझाव या प्रस्ताव मांगा था और उसी प्रस्ताव के एक उसमें जो है इस वहाँ पे लाया गया है। तो अभी उसको हम देखते हैं। और ऐसा नहीं कि ये पहले गूगल के साथ ही हो रहा है, अमेरिकी सरकारी एजेंसियां कई बड़ी टेक कंपनियों जैसे अमेजन, मेटा और गूगल के खिलाफ एकाधिकार बनाने और अन्य बाजार खिलाड़ियों को बाहर करने को लेकर जो है लगातार कार्रवाई कर रही हैं। देखिए, जब इनके द्वारा एकाधिकार का या जो भी एमएनसीज रहती हैं उनके द्वारा एकाधिकार का प्रयास तो बाजार में किया ही जाता रहा है, बहुत सारे देशों में किया जाता रहा, कई सारे देशों को ये लोग कुछ नहीं समझते हैं। और जब उन देशों द्वारा जैसे भारत द्वारा या यूरोपीय संघ द्वारा कोई बातें की जाती है कि ये एकाधिकारवाद को, प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अमेरिकी सरकार द्वारा इनका फेवर ही किया जाता रहा है। लेकिन वहाँ की खुद कंपनियां इनके मोनोपोलिस्टिक से बिहेवियर से परेशान होने लगी, तब वहाँ की सरकार को उनको थोड़ा सब ये आई कि आप चलो इसको मामले को उठाते हैं और उसको लेकर फिर ये मामला, गूगल का मामला अब यहाँ तक पहुँचा है कि उसको डिसइंटीग्रेट करने तक की बात की जा रही है। हालांकि अभी ये किया नहीं गया है, उसमें की जा रही है। तो देखिए, ये जो अमेरिका न्याय विभाग या राज्यों ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें क्या क्या है। देखिए, इसमें एक है कि क्रोम की बिक्री कर दिया जाए। इसमें जो उनकी सर्च इंजन है क्रोम, उसकी बेचने की आवश्यकता बताई गई है, क्योंकि गूगल का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वेब ब्राउजर है, जिसके बारे में तर्क दिया जाता है कि यह गूगल के एकाधिकार को मजबूत करने में सहायक होता है। और ये क्रोम के जरिए ही गूगल, एक कहा जाता है कि गूगल को ब्राउजर बाजार में 5 साल तक के लिए प्रवेश करने पर इससे रोक दिया जाएगा, जिससे प्रतिद्वंदियों को इस महत्वपूर्ण खोज पहुंच बिंदु यानी सर्च इंजन तक और भी लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब क्रोम दूसरे के पास रहेगा तो गूगल मोनोपोलिस्टिक नहीं कर पाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि गूगल अन्य किसी भी सर्च इंजन, विज्ञापन प्रौद्योगिकी या एआई आधारित क्वेरी उत्पादों को निवेश करने या उसका स्वामित्व रखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अभी जेमिनी है, गूगल तैयार कर रहा है और उसको सर्च इंजन के लिए तैयार कर रहा है। उसको लग रहा है कि हमारा क्रोम जाएगा तो हम जेमिनी को तैयार कर लेंगे। लेकिन प्रस्ताव में यह भी रखा गया है कि इस तरह के भी खोज पे रोक लगाई जाए, ताकि गूगल जो है सर्च इंजन पे जो उसका मोनोपोली है उसको रोका जा सके। एंड्रॉयड में भी बदलाव की बात की गई है। अभी एंड्रॉयड में बेचने की बात नहीं है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि एंड्रॉयड में कुछ इस तरह से सुधार किया जाए कि कंपनी का जो सर्च प्रभुत्व है वो रुक जाए। इसमें गूगल को प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपने स्वयं के सर्च इंजन और विज्ञापन सेवाओं को प्राथमिकता देने से रोकना है। जैसे एंड्रॉयड का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो भी फ़ोन, उसमें गूगल जो है जो क्या कहते हैं कि क्रोम जो है डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन की रूप में रहता है। डिफ़ॉल्ट रहता है मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वही चलता है, आप उसे बदल सकते हैं, लेकिन बदलने की कौन जो करता है, आदत किसकी होती है। ऐसे में इसे कह रहा है कि ये हटा दिया जाए कि वो डिफ़ॉल्ट उसमें न रहे। अगर ऐसा नहीं करता है तो एंड्रॉयड को भी बिक्री के लिए भेज दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव में कहा गया है। इसके सिवा भी और उपाय किया गया है, जैसे गूगल द्वारा एप्पल जैसे कंपनियों को सालाना, जैसे एक आंकड़े है कि 9 अरब डॉलर से ज़्यादा जो है एप्पल को भुगतान किया जाता है, क्योंकि एप्पल के द्वारा जो उसका iOS सिस्टम है उसमें भी गूगल जो है क्रोम को जो है डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह वो अपने और भी प्रतिद्वंदियों के साथ वो पैसे आदि करके व्यापार करता है, तो ये इस पर रोक लगाने की बात ही है। और जो खोज सूचकांक है गूगल का, जिसके जरिए लोग पता चलता है कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, उस तक गूगल अन्य अपने प्रतिद्वंदियों तक भी उसको पहुंच उपलब्ध कराए, इसमें यह बात कही गई है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रतिस्पर्धी उचित शर्तों पर उच्च गुणवत्ता युक्त डेटा प्राप्त कर सके। अब देखिए मामला क्या है। गूगल जो है सर्च इंजन, उसमें लोग हम जाते हैं, खोजते हैं, वो चीज़ें हमारे पास आती है। उसके लिए जो है जब लोगों को पता है क्या सर्च कर रहे हैं, तो उसी से मिला जुला जो है पॉपअप होने लगता है एडवर्टीजमेंट। और जिनको ऐड करना है गूगल पे, वो खूब उसका पैसा देते हैं। और गूगल की आय का 300 अरब डॉलर जो आय वैश्विक स्तर पे गूगल इसी सर्च इंजन और सर्च एडवर्टीजमेंट के जरिए प्राप्त करती है। उसके लिए कई चीज़ें, जैसे उसके एंड्रॉयड में गूगल क्रोम का जो डिफ़ॉल्ट होना, एप्पल जैसी कंपनियों के साथ वो व्यापार अनुबंध करना, वह कई सारे न्यूज़पेपर्स और सूचनाओं के साथ भी गूगल ने अपना अनुबंध कर रखा है। इन सब के मिले जुले प्रभाव से गूगल सर्च इंजन यानी जो क्रोम है वह एक तरह से डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के रूप में पूरी दुनिया में उसकी बादशाहत है। और उसके कारण वो जो गूगल का ऐड, जो दुनिया का ऐड है, उसका ऐड कारोबार, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है गूगल, एक कह सकते हैं लायन शेयर से भी ज़्यादा 90% शेयर जो है हिस्सा जो है गूगल के पास चला जाता है, जिसको लेकर अन्य सर्च इंजन और अन्य कंपनियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है।
ठीक है। हाँ, इसमें यह भी कहा गया है कि गूगल अपने प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब और जेमिनी का उपयोग करके अपने खोज इंजन को तहरीर दे रहा है, उसे भी रोकने की बात इसमें कही गई है। यानी गूगल द्वारा जितने भी तरह के व्यापार को अपने तहरीर देने की बात की जाती है, उस सब पे रोक लगाने का प्रस्ताव इसमें दिया गया है। इससे गूगल का क्या मतलब हो सकता है? देखिए, इस उपाय से $300 अरब से अधिक का राजस्व उत्पन्न करने वाले गूगल के व्यवसाय को बाधित होगा, क्योंकि गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट का यही सबसे बड़ा आय का स्रोत है, जो $300 अरब, सोचिए पाकिस्तान के जीडीपी से बड़ा गूगल अपने इसी सर्च इंजन के और एड बिजनेस से कमाता है। और ऑनलाइन खोज बाजार का देखिए गूगल 90%, स्मार्टफोन पर 95% जो है वो नियंत्रित करता है। ऐसे में अगर 10 वर्षों के लिए भी इसे विनियमित किया जा सकता है तो बहुत बड़ा झटका गूगल को लग सकता है। और इन 10 वर्षों के दौरान जिस कोर्ट ने इसके लिए निर्णय दिया है, उसी के अंतर्गत यह जो है इसका बिहेवियर नियंत्रित किया जाता रहेगा दंड स्वरूप। ठीक है। देखिए, गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के मुख्य कानूनी अधिकारी कह रहे हैं कि यह चौंकाने वाला और घोर हस्तक्षेपवादी एजेंडा है, क्योंकि इसके जरिए क्या होगा कि सरकारी अतिक्रमण बढ़ेगा और गूगल को जो विभाजित करने का फैसला है, यह निश्चित रूप से अमेरिका के वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीकी नेतृत्व को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि हमें उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आगे क्या हो सकता है? ये तो गूगल का परिणाम, आगे क्या हो सकता है? तो देखिए, अमित मेहता अप्रैल में इसके लिए न्यायाधीश जो है अप्रैल में उनको फैसला सुनाना है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, देखिए जो अमेरिका का न्याय विभाग है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जिसे बोलते हैं, जो प्रोसिक्यूशन और ये सारी चीज़ें देखता है, वो अटॉर्नी जनरल, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के डायरेक्ट नियंत्रण में होता है। अमेरिका का अटॉर्नी जनरल भारत में भी होते हैं, वहाँ भी होते हैं। अमेरिका का जो अटॉर्नी जनरल होता है वहाँ का, जैसे हमारे यहाँ का जो न्याय मंत्री होते हैं, वो सेम भूमिका अमेरिका के अटॉर्नी जनरल का होता है, वो वहाँ के कैबिनेट का सदस्य होता है। अभी जो है वो चाहे जैसे पता है कि 20 जनवरी के बाद ट्रंप सत्ता में आ जाएंगे। हालांकि ट्रंप से जब पूछा गया तो उनका इस पर मत है कि भाई ये गूगल एकाधिकारवाद तो करता है, लेकिन उसको इंटीग्रेट कर देना, उसको विभाजित कर देना थोड़ा ज़्यादा कड़ा फैसला होगा। तो ऐसे में अब ये है कि अगले जब ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे और नए अटॉर्नी जनरल आ जाएंगे, तो उनके द्वारा क्या फैसला किया जाता है। अगर यही फैसला किया जाता है और जज द्वारा ये मान लिया जाता है, तो निश्चित रूप से गूगल को 6 महीने के अंदर अपने 16 साल पुराने क्रोम ब्राउज़र को बेचना पड़ेगा। हालांकि गूगल इसके लिए अपील भी कर सकता है, तो फिर 4 साल से तो मामला चल रहा है, ये मामला और भी खिंच सकता है। लेकिन कहीं न कहीं गूगल के लिए एक मुद्दा तो उसके लिए एक सेटबैक तो आ ही गया है कि वो अपने मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर को बदले, ताकि और प्लेयर को इसमें आने का मौका मिले। ठीक है। अमेरिकी न्याय विभाग, तो देखिए ये अमेरिकी आतंकवाद को रोकने, कानून के शासन को बनाए रखने आदि और फेडरल स्तर पे जो है सुरक्षा और लॉ की जिम्मेदारी इसकी रखती है। ये वहाँ के अटॉर्नी जनरल के डायरेक्ट नियंत्रण में कार्य करता है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के अंदर कार्य करते हैं अटॉर्नी जनरल, और वहाँ के कैबिनेट के जो है वो मेंबर होते हैं। वहाँ के जो 16 कैबिनेट होती है उसमें बाकी सेक्रेटरीज बोले जाते हैं। जो न्याय विभाग का अध्यक्ष होता है, न्याय विभाग का सचिव होता है, उसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, देखिए ये आग की विभीषिका। अभी आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन फोर्स 4 लागू है, और इसके बावजूद भी स्थिति जो है वायु जहरीली बनी हुई है और एक सामान्य जीवन के लिए तो बहुत अच्छी नहीं हुई है। हालांकि कोशिश की जा रही है, बहुत सारा ग्रेडेड रिस्पांस फोर्स के पास धीरे धीरे कमी आ रही है। इसके लिए जो है दिल्ली में या एनसीआर में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2020 में अपने एक ऑर्डिनेंस के द्वारा, बाद में उसे संसद के एक कानून के द्वारा एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया गया था। उसकी रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल की अपेक्षा जो है पंजाब या हरियाणा में पराली जलाने के मामले में काफ़ी कमी हुई है। लेकिन जो व्यवहारिक चीज़ें दिख रही है कि प्रदूषण उतना का उतना ही बना हुआ है, और दिवाली के बाद तो स्थिति और भी बढ़ी हुई है। तो ऐसे में ये सोचा जा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में एक रिपोर्ट आती है और वो पता चलता है कि पंजाब में जो आग जलाई जा रही है उसकी घटनाएं कम तो देखी जा रही हैं, लेकिन एक और उपग्रह जो कोरियाई उपग्रह है वो बता रहा है कि ये घटनाएं अभी बढ़ी हुई हैं या आग की पर्याप्त घटनाएं देखी जा रही हैं। तो ऐसे में एक विवाद का मुद्दा है, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मामला क्या है? तो राष्ट्रीय राजधानी में
वायु गुणवत्ता के लिए ग्रेड 4 उपायों के कार्यान्वयन, सुप्रीम कोर्ट के सक्रिय हस्तक्षेप और दिल्ली सरकार द्वारा अस्थायी उपायों के बावजूद दिवाली के ठीक बाद गिरे निम्न स्तर से उबरने के लिए जो है वायु की जो गुणवत्ता हो रही है, प्रयास हो रहा है। वर्तमान में कई उंगलियां आसपास के राज्यों में खेतों में लगने वाली आग की ओर इशारा कर रही है, और जहां किसान जो है गेहूं के बुआई के मौसम में धान की पराली को जलाते हैं। तो किसान आग खेत में आग क्यों लगाई जाती है? देखिए, खरीफ के सीजन में पंजाब में, हरियाणा में या भारत के ज़्यादातर राज्यों में जो है, ज़्यादातर इसलिए कह रहे हैं कि चेन्नई आदि में, तमिलनाडु में वो रबी के सीजन में धान की खेती होती है। तो खरीफ की खेती की जाती है, अक्टूबर नवंबर तक कटाई की जाती है, ठीक है। लेकिन चूंकि जल्दी कटाई करना होता है, इसलिए किसान जो है बुआई करना होता है, इसलिए किसान जो है खेतों को खाली करने के लिए उसमें आग लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में वो ये घटना चलती रहती है। सरकारों द्वारा प्रयास किया गया, लोगों द्वारा किया गया कि रीपर मशीन आदि सब चीज़ें किया जाए, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा लाभ हुआ हो ऐसा नहीं हो, क्योंकि वो महंगा है और आग लगा के जल्दी और त्वरित सस्ते तरीके से किसान इस कामों को कर देते हैं। लेकिन उसका खामियाजा जो है वायु और जहरीली प्रदूषण के रूप में हमारे सामने आती है। अब भारत में खेतों में आग की गणना कैसे की जाती है? देखिए, आग इतने बड़े पैमाने पर लगाया जाता है कि मैन्युअली न उसमें करना लाजमी है, न बहुत ज़्यादा वो जो है उपयोगी हो सकता है। उसके लिए उपग्रह आधारित डेटा का प्रयोग किया जाता है। भारत में खेतों में आग लगने की घटना को देखने के लिए एक नासा के 2 उपग्रहों का जो है एक्वा और स्वामी NPP उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। इसी का आधारित डेटा के आधार पे जो है ये चीज़ें की जाती है। एक्वा और स्वामी NPP ओवरपास करते हैं। वो पोलर सैटेलाइट है जो भारत पे से जो है 1:30 बजे दिन में और 1:30 बजे रात में दोनों गुजरते हैं। 90 सेकंड के लिए गुजरते हैं और उसी के दौरान जो है ये आग की घटनाओं का पता लगाते हैं, ठीक है। और केवल उस समय ऐसे में जो चूंकि ये 90 सेकंड के लिए गुजरते हैं, इसलिए उसी समय दिखाई देने वाली ये आग या उसके आसपास की जो धुआं आदि चीज़ें है उसी को ये ट्रैक कर पाते हैं, और उसमें दिखाया जा रहा, उसके आधार पर दिखाई दे रहा है कि आग की घटनाएं पिछले सालों की अपेक्षा कम हुई है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो खेतों में आग की घटना को लेकर नया विवाद क्या है? विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को जो वो निगरानी अवधि है ना, जिस समय वो जो है आता है हमारा क्या नासा का जो है सैटेलाइट, उसके बाद किसान, चूंकि उनको पता चल गया है, इसलिए उसके बाद ये किसान वहाँ के खेतों में आग लगा रहे हैं। और NCR के अधिकारियों का कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में एक सलाहकार ने इस सप्ताह कहा कि परिक्रमा कर रहे और स्थिर उपग्रहों से प्राप्त खेत में लगी आग के आंकड़ों में विसंगति है। यानी जो पोलर सैटेलाइट है नासा की, जिसके जरिए आंकड़े लिए जा रहे हैं, वो तो बता रहा है कि आग कम हुआ है, लेकिन एक जियोस्टेशनरी जो है उपग्रह है कोरिया का, वह बता रहा है कि आग की घटनाओं में वृद्धि हुई है। देखिए, एक नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है, उन्होंने ही ये बात का हवाला दिया और कहा कि दक्षिण कोरिया के एक स्थित उपग्रह ने शाम 4:20 में खेत में लगी आग को कैद किया था, जो नासा के उपग्रहों के आगे बढ़ जाने के बाद की ये घटना दिखी। जब 1:30 बजे के बाद ये बढ़ जाता है, उसके बाद 4:20 या 4 बजे के आसपास जो है ढेर सारी आग की घटनाएं देखी गई है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं उपग्रह के बारे में डेटा पता चलने के बाद किसानों द्वारा ये चीज़ें किया जा रहा है। ऐसे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग या CAQM की विफलता सामने आ रही है। देखिए, 2020 में भारत सरकार ने अध्यादेश और उसके बाद 2021 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे स्थापित किया था। इसका काम क्या है कि NCR में उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन करना है और उसके लिए सुधार के प्रासंगिक मुद्दों का अध्ययन करना है, पहचान करना है, समाधान करना है, और इसके पास पर्याप्त दांत है, ये दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन इसी की भूमिका को लेकर अब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में CAQM को ही जो है अपना करना है। जैसे देखिए, 23 नवंबर को द हिंदू ने कई स्रोतों के दस्तावेजों के आधार पर यह बात कही कि CAQM को पता था कि नासा के उपग्रहों द्वारा पता लगा जिनसे बचने के लिए ओवरपास, यानी जब वो गुजर जाता है उसके बाद किसान धान की पराली जला रहे हैं। ये CAQM को पता था। कैसे पता था? पता था, लेकिन CAQM सार्वजनिक रूप से इस बात पर जोर देना जारी रखा कि खेतों में आग लगाने की घटना कम हुई है, जबकि उसको पता था कि ये चीजें हो रही है। क्यों? क्योंकि किसानों के ओवरपास के समय के बारे में कैसे पता था? 7 मार्च 2024 को एक बैठक हुई थी जिसमें एक मिनट बताते हैं
कि हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक सुल्तान सिंह और राष्ट्रीय सुदूर संवेद केंद्र NRSC के वैज्ञानिक भावना सहाय दोनों ने यह बात कही थी कि किसानों द्वारा ओवरपास के बाद ये चीजें की जा रही है। इसका मतलब CAQM को पता है कि ये चीजें हो रही है। जमीन पर भी मौजूद जब द हिंदू न्यूज़पेपर ने पता किया तो किसानों ने बताया कि एक सरकारी अधिकारी ने उनसे कहा कि 4 बजे के बाद जलाओ ताकि उस समय उसका प्रभाव न दिखे। तो कहीं ना कहीं पंजाब में सरकार के अधिकारियों को भी पता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये बातें बताई जा रही है कि उपग्रह गुजर जाए तब चलाओ, जरा आंकड़े जो है न आए, क्योंकि आंकड़े नासा के उपग्रह से आ रहे हैं। लेकिन एक जियो स्टेशनरी उपग्रह ने इस बार मामले को पकड़ लिया। इसी को लेकर जो है CAQM दूसरा जो आलोचना है वो कह रहा है कि उसने हलफनामा दिया था कि पंजाब में जला हुआ क्षेत्र 2022-2023 के बीच 26.6% कम हुआ है। लेकिन और आंकड़े जैसे पंजाब सरकार और केंद्र द्वारा पोषित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आंकड़े बता रहे हैं कि इसमें क्रमशः 24% और 15% की वृद्धि हुई है। तो इसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को लगा है कि कैसे है, इसको फटकार लगाई है। और आज सुप्रीम कोर्ट को उन आरोपों को जवाब देने की उम्मीद है CAQM से, जिसे पता था कि किसान सैटेलाइट ओवरपास करने के बारे में जानते थे, जब आप जानते थे तो इसके लिए क्या किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हमारे सामने आई है। तीसरा देखिए, वैश्विक स्तर पर जलवायु वित्तवन विवाद क्यों है। देखिए COP29 जो है अजरबैजान की राजधानी बाकू में 11 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में हुआ था। इस दौरान बहुत सारी बातें कही गई थी कि ये चीज़ होगा, वो चीज़ होगा। एक्चुअल में सिर्फ कार्बन बाजार को लेकर कुछ भी नहीं हुआ, जैसा हमें उम्मीद था कि बहुत कुछ होगा। हमने आपको पढ़ाया भी था कि NCQG भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और ख़ासतौर से जलवायु वित्तवन के लिए तो ये बिल्कुल ही कह सकते हो कि निराशाजनक फैसला रहा है और ये आंखों में धूप झोलने वाला है। ये भारत की जो वहाँ की प्रतिनिधि थी उनके द्वारा समझौते को लेकर किया गया था। देखिए न्यू क्वांटिफाइड जो है क्वांटिटेटिव गोल जो है, न्यू क्वांटिटेटिव गोल जो है, उसके तहत विकासशील देश मांग कर रहे हैं कि हमें 2025 के बाद से कम $1 ट्रिलियन हमें चाहिए हर साल हमारे यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन की कटौती करने के लिए और उसके प्रभाव को रोकने के लिए, और ये दिया जाना चाहिए विकसित देशों के द्वारा। लेकिन हो क्या रहा है कि जब सारा मामला हुआ तो विकसित देशों ने कहा कि हम केवल 250 से 300 अरब डॉलर ही दे सकते हैं, बाकी सभी देशों की देने की जिम्मेदारी है। और इस तरह से देखा जाए तो ये समझौता नहीं हो पाया है और जो भी बातें कही जा रही है वो लिप सर्विस के सिवा और भी कुछ नहीं, एक तरह से आंखों में धूल झोंकने की बात है। हालांकि इस दौरान कार्बन बाजार को लेकर जो पेरिस समझौते में अनुच्छेद 6 था उसके तहत जो है एक संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत स्थापित मानदंड स्थापित किए गए हैं। तो आप उसको एक कह सकते हैं कि COP29 की एक सफलता रही है, बाकी तो ये एक तरह से फेल ही हो गया है। तो देखिए चर्चा में क्यों है, तो भारत ने 24 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र के COP29 के शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त समझौते पर असहमति व्यक्त की है। लेकिन उसकी आपत्ति को समझौता के बाद यानी उसके जो डिक्लेरेशन के बाद ये बात उठाई गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल चंदना रैना ने कहा, मुझे कहते हुए खेद है कि यह दस्तावेज एक ऑप्टिकल भ्रम है से अधिक कुछ नहीं है। हम सभी के सामने आने वाली चुनौती की व्यापकता को संशोधित नहीं करेंगे, इसलिए हम इस दस्तावेज को अपनाने का विरोध कर रहे हैं। नाइजीरिया ने भी भारत के रुख का समर्थन किया और वित्तीय समझौते को मजाक कहा कि ये मजाक है और मजाक के सिवा कुछ नहीं है। COP29 का क्या महत्व है, देखिए महत्व इसमें यही था, मैंने भी पढ़ाया था कि इसमें न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के लिए बात बन सकती है, जिसमें जैसे पेरिस एग्रीमेंट ये था कि 2020 से लेकर 2025 तक 100 अरब डॉलर विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दिया जाएगा, लेकिन उसमें बहुत कुछ हो नहीं पाया। और 2025 के बाद ये था कि एक बड़ा अमाउंट जो है विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दिया ही जाना चाहिए। इस पर एक समझौता होने की उम्मीद थी, जिसे न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल कहा जाना था, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। इसमें विकासशील देशों ने कहा कि उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 25 से 35 10 सालों में हर वर्ष कम से कम $1 ट्रिलियन या 1000 अरब डॉलर की जरूरत है। लेकिन और ये जो है वो विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग से दूर जाने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने के अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए जरूरत इसमें थी और यह संख्या निर्णायक रूप से सहमत होने की उम्मीद थी। लेकिन NCQG को किस तरह से देखना है, इसकी मात्रा क्या है, इसको लेकर विकसित और विकासशील देशों में तीखी असहमति हो गई
विकसित देशों ने हालांकि कहा कि वो 2035 तक सालाना जो है 300 अरब डॉलर की अंतिम पेशकश कर रहे हैं, लेकिन वो आप कह सकते हो कि कहां पे 1 ट्रिलियन डॉलर और कहां पे 300 बिलियन डॉलर, वो 30% की ही हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं उपयुक्त नहीं है। विकासशील देश क्या चाहते हैं? विकासशील देश कह रहे हैं कि जलवायु वित्त का बड़ा हिस्सा विकसित देशों को देना चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उन्हीं की जिम्मेदारी है। यह धन न केवल देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने में मदद करने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए, बल्कि जलवायु परिवर्तन के मौजूदा खतरों के खिलाफ भी लड़ने के लिए दिया जाना चाहिए। साथ ही पहले से किए गए जलवायु नुकसान की भी भरपाई की जानी चाहिए। और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अगर सभी देश अपने घोषित नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को पूरा भी कर लेंगे तो भी केवल मात्र 2% की कटौती होगी, जो कि कहीं भी समुचित नहीं है। कहीं भी उसके लिए आप उसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी, वो नहीं डालेगी। और विकासशील देशों का कहना है कि NCQ को वायुमंडल में मौजूद कार्बन सांद्रता के साथ साथ उनके प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में उनके ऐतिहासिक योगदान के आधार पर विकसित देशों द्वारा दिया जाना चाहिए, जो कि नहीं दिया। विकसित देश क्या कहते हैं? उनका कहना है, इसका नेतृत्व यूरोपीय संघ कर रहा था। वो कह रहे थे कि ये मांगे अनुचित रूप से बहुत ज़्यादा है। उनका कहना सभी देशों को सामूहिक रूप से 2035 तक जलवायु वित्तीयों को बढ़ाकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर करना चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो 2035 तक केवल 250 से 300 बिलियन डॉलर ही दे सकते हैं, बाकी विकासशील देशों को देना चाहिए। और ये भी विभिन्न स्रोतों से आएगा, सार्वजनिक, निजी, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और वैकल्पिक स्रोतों से। और विकासशील देशों की एक बड़ी मांग यह सुनिश्चित करना कि अधिकांश धन अनुदान या कम लागत वाले ऋण के रूप में हो, वो भी पूरी नहीं हुई है। यानी कहीं न कहीं एक तरह से जो भारत कह रहा है, एक तरह से ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, इसके सिवा वो कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या कोई ठोस समझौता किया गया है? कोई ठोस समझौता नहीं किया गया है। चीन द्वारा CAQM का या कार्बन बॉर्डर CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो यूरोपीय यूनियन का है, उसको लेकर यहाँ पे बात उठाई गई थी। ये एक थोड़ा सा है, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं बन पाई। NCQ जो है उसको आप देख ही रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं होगा। बस ये है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यवेक्षित कार्बन बाजार को लेकर एक समझौता हुआ है, जो कि पेरिस समझौते के अनुच्छेद नामक खंड से लिया गया है। तो इसको छोड़कर बहुत कुछ इसमें नहीं हो पाया। एक तरह से देखा जाए तो निराशाजनक ये सम्मेलन हुआ है। आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चर्चा में रहे अमेरिका में गूगल को विभाजित करने और गूगल द्वारा क्रोम को बेचने के मुद्दे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी कोर्ट का यह निर्णय अगस्त में दिए गए अपने एक ऐतिहासिक फैसले के बाद आया, जिसमें गूगल को एकाधिकारीवाद बताया गया। अभी निर्णय नहीं आया है, इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा है यह उपाय अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा गूगल के एकाधिकार को समाप्त करने के उपायों के रूप में उसी कोर्ट द्वारा मांगी गई सुझाव के रूप में दिया गया है। तो दूसरा सही है, यानी इसका आंसर बी है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अमेरिकी न्याय विभाग अमेरिका के किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करता है? अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय? नहीं, न्याय विभाग से इस मत सोचिएगा। राष्ट्रपति नहीं। सेक्रेटरी ऑफ जस्टिस, वहाँ सेक्रेटरी ऑफ जस्टिस का कोई पद ही नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है। तीसरा है, चर्चा में रहे वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग CAQM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद के एक अधिनियम द्वारा NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए स्थापित एक सांविधिक संस्था है। बिल्कुल ठीक है, 2021 में इसको संसद द्वारा किया गया था। इसका कार्य अपने अधिकार क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रासंगिक मुद्दों का अध्ययन, पहचान और समाधान करना है। ठीक है, दोनों सही, आंसर सी है इसका। चौथा है, हाल ही में भारत में खेतों में आग की गणना करने से जुड़े 2 उपग्रह एक्वा और स्वामी NPP उपग्रह निम्नलिखित किस संस्था से जुड़े हैं? क्रमशः नासा और जाक्सा। नासा यानी अमेरिका, जाक्सा माने जापानी यूरोपीय एजेंसी इसरो के, क्रमशः नासा एवं कारी मतलब कोरिया का जो स्पेस एजेंसी है नासा के। तो ये दोनों उपग्रह नासा के ही हैं। स्वामी NPP से जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चर्चा में रहे COP29 के दौरान किए गए ठोस समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के अनुच्छेद के तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यवेक्षित कार्बन बाजारों पर एक समझौता हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इसमें जलवायु वित्तीयन पर एक महत्वपूर्ण न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल समझौता किया गया है। नहीं, ये नहीं हो पाया है, तो इसका आंसर केवल ए है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।